Hello learners, welcome to management classes with Pallavi. In my another part of business law, I'm going to share with you what is law of contract, what is a contract and what is an agreement and what is the difference between agreement and contract with the help of an examples. So first of all we will to talk about what is a law of contract. तो जो law of contract that is an important part in the business law in India. Why? Because it determines the circumstances in which the promises made by the parties to a contract shall be binding and on them and provides for the remedies available against a person who fails to perform his promise. मतलब इसका ये है, जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो जो दो पार्टीज़ होती हैं या दो से ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं उनके ऊपर एक बाइंडिंग आ जाती है किसकी, लॉ की, कि आपको वो प्रॉमिस फुलफ़िल करना है. इन केस अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं किया, आपने उसको ब्रीच कर दिया, तो उसके बाद क्या ऐसी रेमेडीज़ हैं या क्या ऐसी पनिशमेंट्स हैं जो आपके ऊपर इम्प्लाई हो सकती हैं. जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है एंड रिलेटेड टू विच कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी एंड so on. So that is why law of contract is important because ये जो पार्टीज हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक तरीके से ये आई रखता है कि दोनों पार्टीज अपना प्रॉमिस फुलफिल कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट का, नहीं कर रही हैं. इन केस नहीं कर रही हैं तो उसके अगेंस्ट क्या क्या रेमेडीज़ ली जा सकती हैं, क्या क्या एक्शंस ली जा सकती हैं उस पार्टी के अगेंस्ट जो अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर रही है. अब ये तो हमने बात कर ली व्हाट इज़ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. सो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में होता है, कभी भी इंडिविजुअल पर्सन के बीच में नहीं होता है. इसमें क्या होता है, इसमें जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो जो पार्टीज़ होती हैं उनके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटीज़ और हिज और हर प्रोमिसेस. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा जो है एक एग्रीमेंट रहता है प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ. अब एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है वो भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. एक ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज एग्री करते हैं एक दूसरे के साथ एंड दैट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ. एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब जो लीगल है, जो लॉ की नज़र में आ गया है, और इसमें अगर कोई भी पार्टी अपना प्रॉमिस तोड़ती है, अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है तो जो उसके अपोजिट पार्टी है वो उसको कोर्ट लेकर जा सकती है. एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का सिंपल मीनिंग ये है कि इन केस अगर एक भी पार्टी अपने प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाई तो जो दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट है वो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, उसको कोर्ट में ले जा सकती है. On analyzing this definition of contract, you will notice that a contract essentially consists of two elements. Agreement क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी. Enforceability by law वो मैंने अभी आपको बता दिया है, जो लॉ की नज़र में होता है, जो लीगल होता है और जिसके अगेंस्ट जिसको हम कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, जिसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स या केस फाइल कर सकते हैं. एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सर फ्रेडरिक पोलॉक. सो दैट इज़ ऑल अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट. तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट जब भी आए तो हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, इट इज़ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बट इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. मतलब जैसे कि मैं बताया था एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है, हम केस फाइल कर सकते हैं, हम कोर्ट लेकर जा सकते हैं. लेकिन एग्रीमेंट ऐसा होता है, ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम कोर्ट का यूज़ करें या हम इसमें पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करें. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस एग्रीमेंट एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. कंसिडरेशन का यहाँ मतलब है समथिंग इन रिटर्न. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा कि आप मुझे ABC थिंग दे दीजिए फॉर ₹20,000, आपने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, तो ये क्या बन गया,
एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। लेकिन अगर अब आप मान लीजिए वो मुझे आपने XYZ चीज़ ले ली, लेकिन आप 20,000 पे नहीं कर पा रहे हैं मुझे, तो मैं कोर्ट में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ प्रॉमिस रेफर्स टू अ प्रपोजल ऑफर विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड। जो हमने प्रपोजल दिया है, जो हमने ऑफर दिया है, जब वो एक्सेप्ट दूसरी पार्टी कर लेगी तो वो हमारा क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रमेश ने क्या करा? ऑफर दिया श्याम को फॉर हिज स्कूटर फॉर ₹20,000। श्याम ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, तो यहाँ पर रमेश और श्याम दोनों किस में आ गए? एग्रीमेंट में आ गए। इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड ट्रीटेड एज एन एग्रीमेंट बिटवीन रमेश एंड श्याम। तो इट्स जस्ट अ प्रॉमिस कि हाँ मैं आपको रीपे कर दूंगा, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं होती है इसमें। इट्स जस्ट अ प्रॉमिस। प्रॉमिस कैन बी ब्रेकेबल, ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट में आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. In other words, first agreement consists of an offer by one party and its acceptance by the other. Therefore, it is equal to offer plus acceptance. अब हम बात करेंगे डिफरेंस क्या होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट एंड इट्स एनफोर्सेबिलिटी बाय दी. ये मैं भी आपको अपने प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुकी हूँ. सेकेंड वन, एन एग्रीमेंट मे नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनती है, प्रॉमिस है, आप तोड़ भी सकते हैं और अपना फुलफिल भी कर सकते हैं. इट्स जस्ट डिपेंड अपॉन दी ट्रस्ट और द रिलेशनशिप विच यू हैव. जैसे श्याम और रमेश में रिलेशनशिप कैसी है, ट्रस्ट है या नहीं है. अ कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरी क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशंस. अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने लैंड को आपने बेचना है किसी को, ठीक है, दूसरी पार्टी को, उसने आपका जो आपने ऑफर दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और वो अब रिटन डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में भी है आपके पास, इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है, तो दूसरी पार्टी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाएगा कि वो उस प्रॉपर्टी को, जितने भी उस प्रॉपर्टी का पैसा है, वो धीरे धीरे या फिर कैसे भी अनदर पार्टी को दे. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट के अगर मैं और एग्जांपल्स दूं तो जैसे आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो जाता है कि आपको इतने साल का अपनी जो वर्किंग है वो देनी है ऑर्गेनाइजेशन को. लैंड से रिलेटेड हो जाता है. ठीक है. सारे कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं है कि रिटन ही हो. कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ओरल भी होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रिटन भी होते हैं इन द आइज ऑफ द लॉ. एवरी एग्रीमेंट मे नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट. हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. इसलिए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एग्रीमेंट्स होते हैं, यानी कि उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है. दैट आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट आर लीगल इन द आइज ऑफ द लॉ. लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. दैट इज, हर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है. एग्रीमेंट इज नॉट कंक्लूडेड, is not a concluded or a binding contract. Contract is concluded and binding on a concerned parties. अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई हूँ तो मैं बाउंड हो गई हूँ कि मुझे अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करना है. मैंने जो ऑफ़र एक्सेप्ट किया है, मुझे उस ऑफ़र के अगेंस्ट जो भी मैंने प्रोमिसेस किए हैं वो मुझे फुलफिल करने हैं. अदरवाइज़ जो पार्टी है वो मेरे ऊपर केस फाइल कर सकती है या मुझको कोर्ट भी लेकर जा सकती है. ठीक है. सो दीज आर ऑल डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है. मैंने बहुत ही शॉर्ट में कोशिश करी है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है, क्लियर नहीं हो पाता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस रहता है. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी है. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.